पहले आपको ज्योतिष का आधार, ज्योतिष का बेस, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई मुझे बताएगा कि ज्योतिष का बेस क्या है? ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर शुरू करते हैं अपना। चलिए कंटिन्यू करते। ज्योतिष का जो आधार है, एस्ट्रोलॉजी का जो आधार है, वो मुख्यतः मुख्यतः तीन चीजों के ऊपर आधारित है, तीन चीजों के ऊपर टिका हुआ है। नंबर एक, भाव या घर या हाउस, तीनों में से आप कुछ भी मान लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का भाव। दूसरा राशियां, और तीसरा ग्रह। वैसे तो 12 प्लैनेट्स हैं, लेकिन तीन प्लैनेट्स हमसे इतनी दूरी पर है कि उनका असर हम तक आता ही नहीं। तो इसीलिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार 9 ही ग्रहों को महत्व दिया गया है। इन तीनों को समझना, इन तीनों के बारे में अच्छे से जानकारी होना, मतलब है कि आपको ज्योतिष का बेस क्लियर हुआ, जिसको हम बेसिक बोलते हैं। दूसरा एक सवाल ये उठता है कि आप ज्योतिष सीखने आए हैं, कुछ ने पहले सीखा भी हुआ है। हर किसी का अपना अपना एक कारण होगा एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए, लेकिन वास्तव में ज्योतिष को सीखने का उद्देश्य क्या है, मुझे बताइए। सभी का अपना अपना है कारण, वो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी सीखने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे क्लियर करना है। आलोक जी से शुरू करेंगे। हाँ जी सर। जी एक्चुअली सर। सर मुझे हाँ शुरू से शौक था ज्योतिष सीखने का कि मतलब आगे की घटनाओं को अपन कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बस उसी लिए जी, मुझे सीखना था अभी। और जी गरिमा जी आप बताइए। सर मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे यहाँ पढ़ाई करने की भी इजाजत नहीं होती है, उसमें एस्ट्रोलॉजी करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। मैं यही सोच के, मेरा उद्देश्य यही है, हर लड़की या हर घर में एक एस्ट्रोलॉजी का विषय जरूर होना चाहिए, इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी की तैयारी करती हूँ टीचर बनने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। बहुत सारी लड़कियां हैं सर जो शौक तो रखती हैं, बट एस्ट्रोलॉजी पढ़ नहीं पाती हैं, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि ये उन लड़कियों के लिए कहा जाता है, ये लड़कियों के लिए विषय नहीं है, ये कैसे मैडम, निग्लेक्ट कर दिया जाता है। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी बहुत सारे ऐसे हैं जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, परंतु बाध्यताएं हैं जीवन के अंदर। अपना काम छोड़ करके नहीं किसी को समय दिया जा सकता, 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का। अब घर का खर्च भी चलाना है, क्योंकि 12वीं तक तो पढ़ाई करेंगे, फिर कुछ ग्रेजुएशन करेंगे, फिर किसी जॉब की तैयारी करेंगे, फिर वहां से फेलियर होकर के सोचेंगे कि चलो अब इस फील्ड में आ जाएं, जो प्रोफेशनली तौर पे यूज करना चाह रहे हैं उनके लिए। तब वो किसी न किसी सर ऐसे बंधनों में। जी। सर आजकल तो इंस्टाग्राम पे प्रचार भी दिखा रहा है कि ज्योतिष से आप पैसे कमाइए, बल्कि जी। सर ज्योतिष पैसे कमाने वाला विषय नहीं है, ये इतना गूढ़ विषय है, इतना टैलेंट वाला विषय है कि ये जी। अब सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया रह गया है, इसमें क्या चीज है लोग समझते ही नहीं है। जी मैम, ठीक है। तो मतलब यही है कि ज्योतिष का उद्देश्य, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। विनोद जी, ज्योतिष का उद्देश्य सीखने का आपका क्या है? आप थोड़ा लेट हो गए क्लास में, अनम्यूट कर लीजिए। विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए इसको, पहले अनम्यूट था, भी म्यूट कर दिया आपने। जी विनोद जी। हाँ जी हो गया जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी। जय श्री राम जी। जी, ज्योतिष को सीखने का उद्देश्य आपका क्या है? ज्योतिष का जी जी। सीखने का तो उद्देश्य यही है जी भाई, मतलब लोगों का भला हो अपना भी भला हो। बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया, मैं सुनना भी यही चाहता था। देखिए, ज्योतिष इसलिए नहीं हम सीख रहे हैं या सीखना चाहिए या किसी को सिखाना चाहिए
कि वो इन सवालों के जवाब देता रहे अपनी लाइफ के अंदर कि भैया नौकरी कब लगेगी, जॉब कब लगेगी, बच्चा कब होगा, शादी कब होगी। इन सब चीजों के लिए ज्योतिष नहीं है वास्तव में। ये तो चलो ठीक है। ठीक है, एक सांसारिक मोह माया है, कोई आएगा और हमारे पास कुछ है तो चलो बता देंगे, लेकिन वास्तव में ज्योतिष क्यों सीखना चाहिए आप, और वास्तव में ज्योतिष है क्या? ज्योतिष के अगर हम दो भाग करें तो ज्योति जमा ईश, संधि विच्छेद हो जाएगा। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और ईश का मतलब होता है वो परम पिता परमात्मा। उस परम पिता परमात्मा ने जो प्रकाश हमें दिया, या जो दृष्टि हमें दी देखने की भविष्य को, वो ज्योतिष है। अब इस इतनी बड़ी पावर का यूज हम सिर्फ इसी काम के लिए करेंगे कि भैया शादी नहीं हो रही, अभी बच्चे नहीं हो रहे, अभी बच्चा पढ़ नहीं रहा, इन चीजों के लिए नहीं। ज्योतिष का उद्देश्य है चराचर जगत का कल्याण करने के लिए। भगवान हर जगह पर नहीं आ सकते हैं, तो वो किसी ना किसी रूप में मदद करते हैं किसी, और हमें वो जरिया बनाया है, हमें वो दृष्टि परमात्मा ने दी है कि हम किसी का भला कर सकें। जो प्रोफेशनली तौर पे इसको कर रहे हैं, तो आजीविका कमाना तो धर्म है, कमाइए, लेकिन आजकल जो ज्योतिष में चला हुआ है ना कि पता भी कुछ नहीं है और बनना भी बहुत बड़ा आचार्य है, लोगों को बरगलाना है, लोगों को बहकाना है। तो मेरा इस प्रश्न को करने का एकमात्र जो मकसद था वो यही था कि भाई आप ज्योतिष को सीखिए, और सीखने के बाद जितनी भी आपको नॉलेज है कोशिश कीजिए किसी को सही रास्ता दिखाने की। ठीक है। ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए। मेरा अपना तो है, मैं देखो किसी के पास है और वो दे सकता है खुशी से, मैं बिल्कुल भी कमी नहीं करता हूं लेने में, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो जेब से भी दे करके आ जाओ। आज की ही एक छोटी सी घटना हुई, नाम नहीं लूंगा मैं। किसी ने मेरा जो क्यूआर कोड था उसको अपने में कन्वर्ट कर दिया। आज सुबह मैंने मैसेज डाले थे, ग्रुप में पढ़े होंगे कुछ लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो किसी ने मुझे पेमेंट किया, छोटा सा पेमेंट था, ज्यादा बड़ा नहीं था, वो पेमेंट उसको चला गया। अब उन्होंने मुझे भेजा, वो स्क्रीनशॉट तो मेरा था नहीं। अब वो नहीं अफोर्ड कर सकते इतना इतना छोटा अमाउंट भी सहना। मैंने उनको पहले ही बोल दिया भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं आपको फीस में पैसे कम कर दूंगा, मुझे मत देना। लेकिन शायद उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि हड़बड़ाहट में नहीं समझ में आता कई बार। फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं मैं तो कोर्स नहीं कर पाएंगे जी हम तो ये। फिर मैंने उनको बोला भाई क्यों नहीं कर पाओगे यार? बोले जी ऐसे ये हो गया। भाई तुम्हारा नहीं हुआ, मेरा हुआ। भाई तुमने अगर 2 रुपए खर्च खर्च कर दिए, 4 ले लो तुम मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास में है पर्सन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मतलब क्या है भाई, पैसे की वजह से मत छोड़ो, पैसा तो उस परमात्मा ने देना है। मेरा उद्देश्य ज्योतिष का क्या है, आप कुछ सीखो और कुछ सीख करके किसी का भला करो। क्लियर हुआ? आगे चलें जी। तो जो ये छोटे छोटे जो सवाल हमारे जीवन में आएंगे, ये क्या दर्शाते हैं? हम कौन ये सवाल लेकर के आएगा आपके पास कि भैया शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, पढ़ाई नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही? ये वो व्यक्ति सवाल आपके पास लेकर के आएगा जिसके जीवन में इनसिक्योरिटी होगी, जिसको डर होगा। और इनसिक्योरिटी कौन सा ग्रह देता है? क्लास शुरू हो चुकी है हमारी। कौन सा ग्रह है जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी को लेकर के आए? कोई बताना चाहता है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, राहु के बारे में पूछ रहा हूँ कि भैया राहु राहु है है जी। जो इनसिक्योरिटी आपको देगा, आपके अंदर जो डर भरेगा, ये मुझे नहीं मिला तो क्या, ऐसा नहीं हुआ तो क्या, ये जब भी फीलिंग आएगी तो समझिए आप राहु से पीड़ित हैं। ठीक है जी। लेकिन हमें इनसिक्योरिटी की तरफ नहीं जाना है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है क्लियरिटी लाना जीवन में। कोई भी अपने जीवन में उलझा पड़ा है ना,
तो उसको रास्ता दिखाना है, उसका मार्गदर्शन करना है, तो क्लियरिटी की तरफ लेकर के जाना है। तो क्लियरिटी कैसे आएगी जीवन के अंदर? क्लियरिटी आएगी जब आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान कौन देगा? ज्ञान आपको गुरु देगा। तो दो चीजें मैं आपको अभी बता चुका हूं, इनसिक्योरिटी राहु और ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा, ये सब आपको गुरु देगा। गर्मी ज्यादा है आज यहाँ। अच्छा जी, तो आपकी उत्पत्ति, आपका जो जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है, ये आपको कैसे पता चले? आपकी उत्पत्ति का कारक कौन है? उत्पत्ति का कारक वैसे है कौन? आपकी भी छोड़ो, ओवरऑल पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का कारक कौन है? सूर्य जी। बहुत सुंदर, सूर्य भगवान उत्पत्ति के कारक हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको थोड़ा समझ में आता जाएगा। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी। जी सर। जी, ये जो कोर्स है हमारा, इसका नाम है एडवांस कोर्स ऑफ वैदिक ज्योतिष। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के जो पार्ट्स हैं काफी सारे हैं, आज के टाइम में इसके ऊपर हम बात करके समय खराब नहीं करेंगे, हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है। तो एस्ट्रोलॉजी में आप, उनका जीवन में आपके क्या महत्व है वो हम कर चुके हैं, एस्ट्रोलॉजी का पर्पज क्या आपका सीखने का वो भी हम कर चुके हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो भी हम कर चुके हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। ये भी हम कर चुके हैं कि एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है, और इसको भी हम करेंगे। नवग्रह भी हम पढ़ रहे हैं। तो आपकी उत्पत्ति का कारक है सूर्य देव। सूर्य देव आत्मा के कारक भी हैं। स्क्रीन वगैरह सभी को क्लियर आ रही है समझ में? हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? जी, उत्पत्ति के कारक है सूर्य देव, और सूर्य देव आत्मा के कारक भी है। आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? आप इस पृथ्वी पर क्या करने आए? कौन बताएगा आपको? सूर्य भगवान बताए। इस तरह की फिलोसफी सूर्य के बारे में आपने शायद पहले कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं बता देता हूं। आपके लग्न कुंडली के अंदर सूर्य जिस भी घर में होगा, आपका जन्म उस घर के कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से हुआ है। फिर से बोल देता हूं, लग्न कुंडली में सूर्य जिस भी घर में होगा, आपका जन्म उस घर की चीजों को, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। अच्छा, उत्पत्ति हो गई, जन्म आपने ले लिया, तो जन्म लेने के बाद इंसान क्या चाहता है? इंसान चाहता है मोक्ष, मुक्ति चाहता है। मुक्ति कौन देगा? मुक्ति देने वाला ग्रह कौन सा है? मुक्ति, केतु है जी। बहुत बढ़िया, मुक्ति हमें देगा केतु। किस प्रकार से? किसी भी कार्य को करने के पीछे आपकी भावना कैसी है, आपके भाव क्या हैं, ये सब केतु के हाथ में। आपकी इंटेंशन क्या होगी किसी कार्य को करने के पीछे, ये सब केतु बताएगा। अगर आपको भगवान से, परमात्मा से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए भाव चाहिए। भाव नहीं होगा तो मूर्ति आपको पत्थर नजर आएगी। भाव कौन देगा आपको? भाव आपको देगा केतु। तो इसीलिए केतु को मुक्ति का कारक बोला है। केतु वैराग्य का कारक भी है।
केतु डी लिंक या डी अटैचमेंट इसका कारक भी है। चंद्रमा, चंद्रमा किस चीज का कारक है? मन का। बताए कोई? मन बहुत का सुंदर, बहुत बढ़िया। और जल का कारक है जी। बहुत बढ़िया। और अब जो मैं माता सुनना का चाहता हूँ वो आया नहीं अभी तक। स्त्री का माता कारक बहुत का। बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, चंद्रमा त्याग का कारक है, सैक्रिफाइस। चंद्रमा पेशेंस, सब्र का कारक भी है। जब आपके मन के अंदर पेशेंस होगा ना, तब सब्र आपका बहुत मजबूत होगा, आप फट नहीं पड़ोगे किसी के भी सामने। चंद्रमा लेट गो का कारक है, कुछ भी नुकसान हुआ छोड़ो। जब ये भावना किसी के अंदर प्रबल होगी तो समझना चंद्रमा बहुत उत्तम है। और चंद्रमा माँ का कारक भी है, जैसा आप सभी जानते हैं, क्योंकि चंद्रमा के अंत में ही क्या है? माँ, चंद्र माँ। वैसे चंद्रमा के जितने भी कारक तत्व मैंने अभी आपको बोले, ये सभी के सभी कारक तत्व आपको माँ में भी नजर आएंगे, क्योंकि माँ त्याग की मूर्ति है। बच्चे के लिए माँ सब कुछ त्याग सकती है, हथेली पे आई हुई रोटी को भी। माँ लेट गो का भी कारक माता है, इसीलिए चंद्रमा को बहुत मजबूती के साथ माँ के साथ कनेक्ट किया गया है। माता धैर्य का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। माँ के अंदर जितना पेशेंस है इतना किसी के अंदर नहीं। अच्छा, मानसिक पीड़ा किसी व्यक्ति को क्यों होती है? डिप्रेशन या मानसिक पीड़ा क्यों होती है? चंद्रमा खराब हो जी। बता सकते हैं? इसलिए होती है क्योंकि वो किसी भी चीज को पकड़ करके बैठ जाएगा ना, तो मानसिक पीड़ा होगी। भाई किसी भी चीज को एक को पकड़ लिया कि भाई मुझे तो सैलरी नहीं मिली, या मेरे तो 500 रुपए आज खो गए, या मेरे तो आज 10,000 का नुकसान हो गया, या मुझे आज चोट लग गई, उस बात को अगर पकड़ करके बैठ जाएगा, उसको जाने नहीं देगा, तो क्या होगा? मानसिक परेशानी होगी। तो लेट गो यानी कि त्याग, सेक्रीफाइस, जाने दो, इन सब चीजों का कारक चंद्रमा है। और चंद्रमा हमारी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। कारण, क्योंकि चंद्रमा से ही हमारी दशा अंतरदशा निर्धारित होती है। चंद्रमा से ही हमारी राशि निर्धारित होती है। चंद्रमा से ही हमारे नाम का अक्षर भी निर्धारित होता है। हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के खो जाने पर सब्र नहीं कर सकता, तो मानसिक पीड़ा झेलनी ही पड़ेगी। मंगल, मंगल क्या है? मंगल आपकी एनर्जी है, मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल आपका बल है, बल है। हमारी उत्पत्ति भी ऊर्जा से हुई है, और हम भी आगे जब कोई उत्पत्ति करते हैं तो उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उत्पत्ति कहाँ होती है? इस भौतिक जगत में जब हम आते हैं ना, तो किसी की ऊर्जा ने काम किया होगा तब हम प्रकट हुए। क्लियर? तो भौतिक जगत में जब हम आ गए
आते ही क्या शुरू हुआ? जैसे ही हमने इस जीवन में प्रवेश किया ना, इस जगत के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर हम आ गए, तो आते ही हमारी डिजायर्स शुरू हो जाती, हमारी इच्छाएं शुरू हो जाती। जी 15 मिनट के अंदर बच्चा रोना शुरू कर देता है, दूध दे दो। करेक्ट। तो इच्छाएं शुरू हो गई भौतिक जगत में जैसे ही हम आए। और इच्छाओं का कारक कौन है? डिजायर्स का कारक कौन है, बताइए? राहु है जी। राहु है। तो इनसिक्योरिटी का कारक भी राहु है, आपकी इच्छाओं का कारक भी राहु है, और अनकंट्रोलेबल जो डिजायर्स आपकी हैं, एक तो डिजायर्स वो हैं कि जो आपके कंट्रोल में है, भाई चलो मिल गया तो ठीक, और नहीं मिल गया तो भी कोई बात नहीं। जो डिजायर्स आपके नियंत्रण में नहीं है, जो अनकंट्रोलेबल हैं, वो डिजायर्स राहु से। और जब डिजायर्स अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी तो क्या होगा? तब इनसिक्योरिटी होगी। और जब इनसिक्योरिटी होगी तो क्या होगा? तब एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगी कि बताइए शादी नहीं हो रही। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को? हाँ जी, यहाँ तक किसी हाँ को जी। कोई डाउट है तो बोलिए। सर। तो राहु किस किस चीज का कारक हुआ? राहु कारक हुआ डर का जी। अनकंट्रोलेबल डिजायर्स का, राहु कारक हुआ इनसिक्योरिटी का, राहु कारक हुआ अटैचमेंट, मोह। किसी भी चीज के अंदर जब आपकी अटैचमेंट को, बहुत गहरी अटैचमेंट को भर देगा, तब आपको इनसिक्योरिटी होगी कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। किसी जॉब के प्रति, ठीक है ना, किसी बच्चे के लिए, जब आप मोह में पड़ जाएंगे, जब आपको वो चाहिए ही चाहिए, जब आपकी जिद हो जाएगी, जिद का कारक भी राहु है। जी मैडम, समझ में आ रहा है आपको? गरिमा जी, आपको समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छा, जब आपकी डिजायर्स होंगी, काफी सारी डिजायर्स हो जाती हैं इंसान की जब जगत में आएगा, तो उन डिजायर्स को पूरा कैसे करोगे आप? डिजायर्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए भाई, संपत्ति चाहिए। संपत्ति कौन देगा? शुक्र। शुक्र देगा। बहुत बढ़िया। तो पैसा, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, आनंद, सुख भरपूर मात्रा में अगर चाहिए तो शुक्र देगा। हमारे सर्वाइवल की जिम्मेदारी शुक्र की होती है। डिस्टरबेंस मत कीजिए बीच में, जिसकी तरफ से भी आवाज आ रही है। हमारे सर्वाइवल की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह की है। अच्छा, पैसा या संपत्ति देगा तो शुक्र, लेकिन मिलेगी कैसे? कैसे मिलेगी? जब आप कर्म करोगे, जब आप कोई कार्य करोगे, तब ही तो आपको पैसा या संपत्ति मिलेगी ना। भाई मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, तो हो सकता है इसके एवज में मुझे कुछ मिलेगा। तो कर्म का कारक कौन हुआ? शनि। शनि। जी, शनि देव हमारे कर्म के कारक हैं, काम के कारक है। हमारा जो वर्क हम करते हैं उसके कारक कौन है? शनि देव। तो व्यक्ति को सुख और दुख क्यों होता है? व्यक्ति को सुख और दुख क्यों होता है? जीवन में सुख और दुख होने के क्या कारण हैं?
आपके किए गए कर्मों के फल के अनुसार ही आपको सुख या दुख की प्राप्ति होती। जैसे आप कर्म करेंगे उसी प्रकार से या तो आप सुख की अनुभूति करेंगे या दुख को अनुभव करेंगे। यानी कि आपकी जो पीड़ा है आपका जो दुख है उसका कारक भी शनिदेव है। कारण कि शनि कर्म का कारक है। यदि आप उस कर्म को सावधानी के साथ डिसिप्लिन में रेगुलरिटी में नियमित रह करके करते हैं तो आपको सुख की अनुभूति होगी। परंतु जब आप अपने कर्म को आलस के अंदर जब मन में आया तब किया, जब मन में आया जब छोड़ दिया, मतलब कि डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तब क्या होगा? आपको पीड़ा मिलेगी, आपको दुख मिलेगा। तो शनि किस किस चीज का कारक हुआ? शनि कारक हुआ आपके कर्म का, आपके दुख, आपकी पीड़ा का। शनि कारक हुआ डिसिप्लिन का। शनि कारक हुआ आपके धैर्य का। लिख लिया तो आगे बोलूं? चलिए। हाँ जी। अच्छा, शनि के द्वारा जो कर्म आपको मिला, कुछ भी कर्म आपको मिला, मान के चले भाई आपको बैंक का काम मिला, आचार्य जी को प्रवचन का कार्य मिला, इन मैडम को कुंडली देखने का कार्य मिला, मुझे आपको पढ़ाने का कार्य मिला। ये कार्य तो हमें मिला शनिदेव की कृपा से, लेकिन इसको हम करेंगे कैसे? इसको करने के लिए क्या चाहिए? इसको करने के लिए चाहिए बुद्धि। कहाँ से मिलेगी? बुद्ध से मिलेगी। बुद्ध से। जी, बुद्ध से आपको बुद्धि मिली, और सर इंटेलिजेंस। जी, सर बुद्धि भी मिलेगी और बात करने का कम्युनिकेशन स्किल भी मिलेगा जी, बुद्ध से। जी, 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 आ रहा हूं मैं, उस पर भी आ रहा हूं। तो बुद्धि और इंटेलिजेंस आपको कर्म करने के लिए सबसे पहले चाहिए। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होगी ना, वो बढ़िया से बढ़िया कार्य को भी ठुकरा देगा, खराब कर देगा। और बिगड़े हुए कार्य को इंसान बुद्धि से बना करके चला आएगा। यानी जो कार्य आपको मिला है उस कार्य करने की समझ जो है वो आपको बुद्ध देवता देंगे। और इसके बाद ही आप किसी भी कार्य को स्मार्टली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको पूर्ण कर पाएंगे। साथ ही साथ बुद्ध आपको बोलने की कला भी देता है। स्पीच, वाणी। वाणी के अंदर मधुरता एक अलग चीज है, लेकिन वाणी के अंदर चतुराई एक अलग चीज है। ठीक है ना? उसका कारक भी बुद्ध है। तो आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच, सब कुछ बुद्ध के अधिकार में। तो प्लैनेट्स हम पढ़ चुके हैं अभी, प्लैनेट्स को बहुत ही छोटे रूप में। आगे जो क्लासेस होंगी हमारी, एक एक ग्रह के ऊपर पूरी एक एक क्लासेस हमारी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से पढ़ेंगे, कहानियों के रूप में हम पढ़ेंगे। आपको किताबी भाषा नहीं पिलाई जाएगी। इसी प्रकार से हम बातें करेंगे कि भैया कैसे कैसे होगा, और लाइव चार्ट के ऊपर हम बातें करेंगे। तो जो ग्रह क्या है, स्क्रीन में आपके सामने है, समझिए इस चीज को। ग्रह ईश्वर के भेजे हुए एजेंट हैं। आपको अपने कर्मों के अनुसार जो फल प्राप्त होते हैं, कर्मों के उन फलों को आप तक पहुंचाने का कार्य ग्रहों को दिया गया है।
क्योंकि भगवान खुद तो आएंगे नहीं ना किसी को सजा देने के लिए, किसी को वो करने के लिए। सब ग्रहों को बोला है भैया आपको ये कार्य करना है, इनका खाता उठाओ और उस हिसाब से कुंडली में बैठ जाओ। कहीं कहीं कसर दशाएं पूरी कर देती है, और उससे भी इंसान बच जाए तो गोचर, ट्रांजिट। ग्रहों को रिजल्ट कैरियर भी बोलते हैं, मतलब ग्रह आपके कर्मों का रिजल्ट आप तक पहुंचाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ग्रहों के पास ये रिजल्ट्स आते कहां से, कहां से आते हैं रिजल्ट्स, बताइए। कुंडली से उठाते हैं, नॉर्मल सी बात है। कुंडली से, घरों से। भाव जो है हमारे क्या है, वो टोटली रिजल्ट्स तो प्रोड्यूस करते हैं, और उनको उठाकर आप तक कौन पहुंचाता है, ग्रह पहुंचाते हैं। क्लियर? इस पे कुछ पूछना है तो बताइए। किसी को इस विषय पे कुछ पूछना है तो बताइए। मेरे हिसाब से वो काफी क्लियर मैंने लिखा है कि ग्रहों का काम क्या है। नहीं क्लियर है सर। मैडम आपको नोट्स मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप समझिए अभी बात को सिर्फ। गरिमा मैडम नोट्स में मैं सभी कुछ दूंगा आपको, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, समझिए सिर्फ अभी बात क्या चल रही है। अच्छा, हाउसेस की बात करें तो 12 हाउस हैं, सभी को पता है, नॉर्मल ही चीज है ये, 1 से लेकर के 12 तक होती है। जो पहला घर हमारा है उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा लग्न। पहला घर है उसको लगन कहते हैं सर। लग्न बोलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बड़ी खुशी होती है जब सामने से जवाब मिलता है ना, अच्छे वाला, बढ़िया वाला, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो वाला, तब अच्छा लगता है। तो ये जो हमारा घर है इसको हम लग्न बोलते हैं। ये हमारा दूसरा घर है, ये सभी हम आगे क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम मोटा मोटा सा क्लास करने के लिए आए हैं, क्योंकि पहला दिन है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो आज पहली बार ही क्लास ले रहे हैं, उनको अच्छे से चलानी भी नहीं आती थी। तो घर क्या है, ये तो आप सभी को, आपने ग्रह पढ़ लिया, घर आप जानते हैं। तो घर है क्या चीज, बता सकता है कोई? फिर मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश, चलो मैं बताता हूँ, समय को खराब नहीं करते अपने। ग्रह भाव जो है, ये भावों के नाम है। भाव वो भूमि है जहां आपके कर्मों की खेती होती है, और इसी खेती में से आपको रिजल्ट, आपके घर फसल पहुंचती है जो ग्रह लेकर के आते हैं, जो अभी हमने पहले पढ़ा। भाव वो भूमि है, या आप खेत बोल सकते हैं, जहां पर आपके कर्मों की खेती होती है। 12 भावों को आप 12 खेत भी मान सकते हैं। जैसे भी कर्म आप करेंगे वैसी ही फसल 12 भावों में या 12 खेतों में पैदा होगी, जिसे ग्रह आप तक पहुंचाएंगे। भाव जड़ है और ग्रह जीव है। ये गोल्डन रूल है, इसको लिखना चाहो लिख लीजिए, याद रखना चाहो याद रख लीजिए। भाव जड़ है और ग्रह जीव है। जड़ कभी भी चलती नहीं, जड़ एक जगह स्थिर रहती है हमेशा। चलता कौन है, जीव चलता है। जीव चल। हमारा घर जहां पर है, हाँ वो स्थिर रहेगा। हम जाएंगे काम करने के लिए, हम जाएंगे किसी के साथ कोई रिश्तेदारी निभाने के लिए। तो ये रूल लिख लीजिए, ये आगे आने वाली हर एक क्लास में आएगा। भाव जड़ होते हैं और ग्रह जीव होते हैं। जड़ और जीव का जो संबंध है, जिसको ये समझ में आ गया वो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेडिक्शन देगा करके। जिस प्रकार के भावों के नाम हैं, जिस प्रकार के भावों के नाम हैं उनमें उसी प्रकार की फसल उगेगी। जैसा कि
ये एक भाव, इसमें से भी भाव हैं, हम किसी भी एक भाव को मान लें कि भैया ये पांचवा भाव है हमारा। पांचवें भाव में किस तरह की फसल उगेगी भैया? यहाँ संतान ही लगेगी। यहाँ से आप नौकरी के बारे में फसल उठाना चाहो तो नहीं उठा सकते। यहाँ पर आपको लव अफेयर्स ही मिलेंगे, यहाँ से आपको शिक्षा ही मिलेगी, यहाँ से आपको पुनर्जन्म के बारे में चीजें अगर जाननी है तो वो मिलेगी। यहाँ से आप चाहो कि मैं खर्च वाली चीजों को जान लूं तो नहीं, ये फसल नहीं उठा सकते आप यहाँ से। क्लियर है? जी सर। हाँ जी। जी चलिए, तो जो जैसा भाव का नाम है उसमें उसी प्रकार की फसल पैदा होगी। ठीक है जी, इसके आगे हम चलते हैं। ये राशियां हैं, ये राशियों के बारे में आप सभी जानते हैं। 12 राशियां हैं, उनके आप सभी स्वामियों को भी जानते होंगे। जो नए हैं क्लास के अंदर, जिनको नहीं पता है, वो आगे क्लासेस में होगा, अच्छे से करवाएंगे, तब जान लेंगे आप। तो राशियां, अभी आपने भावों को समझ लिया और आपने ग्रहों को भी समझ लिया, तो भैया फसल वहां पर पैदा होनी है, देनी उन्होंने है, इसका क्या काम है? हाँ जी, क्या काम है इसका, बता सकता है कोई? भावों को पहचान देने, ठीक है जी, भावों को पहचान देने का कार्य राशि का। ठीक है जी, पहली लाइन आपने पढ़ ली होगी, आगे बताइए। ये अगर ये पढ़ लेते हैं सर तो बता देते। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। बताओ। भावों को पहचान देने का और उनको स्वामी देने का कार्य राशियों का होता है। भावों के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। जो भी नंबर उनमें लिखा जाएगा, सबसे पहले पहले भाव लग्न में कोई भी एक अंक हम लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं वो आगे क्लास आएगी, वो बताएंगे आपको। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि कोई भी एक अंक वहां पर लिख दिया हमने 1 से 12 के बीच में, और फिर बाकियों को क्रम से हम भर देते हैं कुंडली का। तो जहां पर जो अंक आ गया, मान लीजिए 5वें घर में 10 नंबर आ गया, तो 5वें घर में जो है वो मकर राशि आ गई, और हम कहेंगे जी 5वें घर का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। शनि। ठीक है ना सर? तो राशियों का क्या काम है? किसी भी भाव को पहचान देना और उनको स्वामी भी देना, ये दो काम। ऐसा मान लीजिए आप, भाव क्या है? भाव आपके खेत, जैसा मैंने बता दिया, या घर मान लीजिए आप, और आपको एक ऐसी कॉलोनी में हम छोड़ दें जहां पर अभी नए नए मकान बने हैं, ना तो वहां पर कोई रहता और ना ही उनको नंबर अलॉट हुए, और हम कहते जाओ जाओ आप उस वाले घर में चले जाओ, तो उस वाले को सुन करके आप किस घर में जाएंगे? उस वाले तो कोई एड्रेस नहीं होता ना। तो अगर वहां पर 10 घर हैं, 20 घर हैं, 50 घर हैं, तो आप ढूंढते रहोगे, पहुंच ही नहीं पाओगे किसी भी हिसाब से। लेकिन जिस दिन उस कॉलोनी के अंदर लोग रहना शुरू हो गए, तब उन घरों को मालिक मिल गए, तब क्या कहेंगे? भाई शर्मा जी के घर चले जाओ। फिर कोई एक नंबर भी अलॉट हो गया, तो क्या कहेंगे? भाई 215 नंबर में शर्मा जी रहते हैं, वहां पर चले जाइए। 220 नंबर में आलोक जी रहते हैं, उनके पास चले जाइए। तो क्या हुआ? प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन मिली और एक स्वामी भी मिला। तो राशियों का कार्य क्या है? भावों को पहचान भी देना और उनको मालिक भी देना, दोनों चीजें देती है। तो प्रत्येक घर को एक राशि मिलती है जिसे घर में लिखे गए अंकों से पहचानते। इस प्रकार 12 घरों में जो भी राशियां आएंगी, वह राशि इन भावों को एक पहचान देने का कार्य करती है। राशि का जो स्वामी होगा वो उस घर का भी स्वामी होगा। राशि का कार्य परिणाम में भिन्नता भी बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला तो इंपॉर्टेंट है ही कि वो स्वामी भी देगा और पहचान भी देगा, उसके अलावा जो एक चीज देगा वो आपके रिजल्ट्स को डिफरेंट करेगा। मान करके चलते हैं कि आलोक जी की कुंडली में भी लग्न मेष है,
और गरिमा जी की कुंडली में भी मेष लग्न है। तो पांचवें घर की अगर हम बात करें तो पांचवें घर में दोनों के परिणाम सेम हो जाएंगे क्या? या पवन जी की कुंडली में पांचवें घर में मंगल बैठ गए और विजयकांत जी आचार्य जी की भी कुंडली के अंदर पांचवें घर में मंगल बैठ गए, लेकिन लग्न अलग हो गई या वहां पर राशि डिफरेंट हो गई, तो क्या सेम रिजल्ट देंगे? नहीं देंगे। नहीं सर। शत्रु का देखेंगे, मित्र का देखेंगे, अति मित्र का देखेंगे, तो इन चीजों का ध्यान वहां पर रखा जाएगा। तो किसी भी ग्रह का किसी घर से के साथ, किसी भी ग्रह का किसी भी घर के साथ अच्छा या बुरा संबंध होना राशियों के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी घर का, लिखना चाहो तो इस लाइन को आप लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी भी ग्रह का किसी भी घर के साथ अच्छा या बुरा संबंध होना, गुड या बैड रिलेशन होना राशि पर निर्भर करता है। किसी भी ग्रह का किसी भी भाव के जी, किसी भी ग्रह का किसी भी भाव के साथ अच्छा या बुरा संबंध होना राशि पर निर्भर करता है। जिस प्रकार की राशि उस घर में होगी वो बताएगी रिलेशन कैसा होगा। ठीक है जी। किसी हाँ भी जी। ग्रह का भाव के साथ अच्छा या बुरा राशि पर निर्भर करता है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए जिसने लिख चुके हैं। तो जी सर। किसी भी कुंडली को जब आप स्टडी करोगे, किसी भी कुंडली को जब आप स्टडी करोगे तब उस ग्रह की जगह जिसका विचार कर रहे हो आपको खुद को रख करके देखना है। समझ आ गया? फिर से बोलता हूं एक बार। किसी भी कुंडली की जब आप स्टडी करोगे तो ग्रह की जगह खुद को रख करके देखना। यदि आप उस कंडीशन में होते तो आप क्या करते? अभी पढ़ते हैं, पहला एक नियम पढ़ते हैं। यदि कोई ग्रह, अब ग्रह की जगह आपको खुद को रखना है, यदि कोई ग्रह किसी ऐसी राशि में बैठ जाए जिसका स्वामी उसको पसंद नहीं करता या उसका शत्रु है, दोनों एक ही बात। मतलब आप किसी ऐसे घर में चले जाओ जिसके मालिक के साथ आपकी शत्रुता हो और आपको वहां पर रहना पड़े, तो बताइए कैसा फील करेगा? इसी प्रकार से यदि कोई ग्रह शत्रु राशि में होगा तो वहां पर वो किस प्रकार के परिणाम देगा, इसका आइडिया आप उससे अच्छी तरह से आप लगा पाएंगे। यदि आप किसी शत्रु के घर में जाकर के आपको 2 घंटे भी बैठना पड़ जाए तो आप किस तरीके से वहां पर महसूस करेंगे, सेम वही हालत उस ग्रह की होगी जो शत्रु राशि में बैठ गया। आपको रिजल्ट प्रिडिक्शन करने में, फलित करने में बहुत आसानी होगी जब इन चीजों का आप ध्यान करेंगे। दूसरी कंडीशन पर आ जाते हैं। आप किसी शत्रु के घर में चले गए और आपको वहां पर आपका कोई मित्र मिल गया, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आप किसी शत्रु के घर में गए और उस घर में ही आपको अपना कोई मित्र दिख जाए, तब आपको कैसा महसूस होगा? तो ये कंडीशन जब हम कुंडली पर जब हम लगाएंगे तब यही होगा कि उस घर में, जिस घर शत्रु घर के अंदर ग्रह बैठा हुआ है,
उस शत्रु के घर में यदि उस ग्रह का कोई मित्र मिल गया उसको, शत्रु के घर में यदि दो ग्रह फ्रेंड्स होकर के बैठ गए, तब वो क्या रिजल्ट दे पाएंगे, ये आप फील करके समझिए कि क्या होगा। पढ़ाने को इसके पीछे बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज हम सिर्फ पहली कक्षा है उस हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या होना है आगे। ट्रेलर है ये सिर्फ एक। तीसरी कंडीशन पर आ जाइए। आप शत्रु के घर में हैं और वहां पर आपको शत्रु ही मिल गया, दूसरा ग्रह भी, तब आपकी हालत क्या होगी? वही हालत उस ग्रह की होगी। अब शत्रु राशि के अंदर गुरु बैठ गए उच्च के, 3 उसके साथ शत्रु आ गए या दृष्टि डाल रहे हैं, क्या करेगा वो खुद ही इतना परेशान है, कहां से आपको ला करके देगा वो अच्छी चीजें? सर भाई शत्रु जब, राशि में गुरु के कैसे हो सकते हैं? अरे भैया एक एग्जाम्पल की बात की है। कौन है आप जरा बताइए एक बारी। रोशन कुमार। जी भैया, ये जरा एक एग्जाम्पल दिया गया है समझाने के लिए, यहाँ पर कोई कुंडली को चार्ट नहीं खोल रखा है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। जी, तो समझने के लिए है कि यदि कोई भी ग्रह शत्रु राशि में उच्च का बैठ जाए और उसको 3-4 ग्रह शत्रु ही घेर ले, तब उसकी कंडीशन क्या होगी? वो भले ही उच्च का भी होगा, तब भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाए। जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी को करना है? नहीं गुरुजी, क्लियर है। यदि किसी व्यक्ति के 10वें घर का स्वामी शत्रु राशि में शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए तो क्या होगा, बताइए। क्लियर है तो बताइए, दोबारा से बोल देता हूँ। कैरियर चौपट हो जाएगा, उसका कैरियर खराब हो यदि, जाएगा। हाँ दोबारा से बोल देता हूँ, यदि किसी व्यक्ति का 10वें घर का स्वामी शत्रु राशि में शत्रु ग्रह के साथ में बैठ जाएगा तो उस व्यक्ति के कैरियर का क्या होगा? खराब हो जाएगा वैसे सर। तो, हाँ वैसे तो रोशन जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दे दिया है इसका पहले से ही। तो उस व्यक्ति को कैरियर में परेशानी आएगी ही आएगी। घर से बाहर भी उसको परेशानी आएगा हमेशा। जी, वहीं किसी अन्य व्यक्ति का, कोई एक और अलग व्यक्ति है